Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. Friends, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड उस टॉपिक का नेम है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो बेनिफिशियल रहेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इग्नो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन as well as for the preparation of UGC NET JRF examination and other important competitive examinations like IB, then staff selection commissions and other public service commissions। इस वीडियो में हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस एक वीडियो में आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलो तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इंट्रोडक्शन। बेसिकली इन इंडिया मनु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर एंड दिस मनु वाज रिटन अ फेमस बुक नोन एज मनुस्मृति। अपने इंडिया में जो मनुस्मृति ग्रंथ है उसको इस मनु ने लिखा था, इसलिए मनु को फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बुक है दैट इज नोन एज कौटिल्यास अर्थशास्त्र एंड दैट बुक वाज रिटन बाय आर्य चाणक्य और कौटिल्य एंड इट इज अ वेल नोन बुक फॉर इंडियन पॉलिटी। सो ये देखा हमने इंडियन पॉलिटी के बारे में जो इम्पोर्टेंट दो पर्सन थे दैट इज मनु एंड कौटिल्य, दे आर द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया। देन इसके बाद हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट है कि जिसको लीगल सैंक्शन प्रोवाइड किया गया है एंड दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स द बेसिस प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो इंडिया में गवर्नमेंट को इलेक्टेड किया जाता है तो उसको कौन से बेस पे इलेक्ट किया जाता है, देन उस गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होंगे एंड जो भी कुछ रनिंग और जो भी कुछ फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू रन किए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे रन किए जाते हैं। देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था उसके लिए एक असेंबली बनाया गया था एंड उसका पहला मीटिंग हो गया था 9 दिसंबर 1946 को। देन Constitution of India was written in 2 years, 11 months and 18 days। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज का टाइम लगा था। तो इतने सारे टाइम में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फाइनल ड्राफ्ट हो गया था। सो द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ पे हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन पूरे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिकन डे बोलते हैं एंड 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। सो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। जो 26 नवंबर 1949 को जो फाइनल ड्राफ्ट बना गया था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। अब इसमें डे बाय डे अमेंडमेंट होने के बाद टुडे देयर आर 1 preamble and about 470 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रीएम्बल है, मोर देन 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है। देन हम देखते हैं कि पर्सनालिटी टू रिमेंबर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनाने में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से पर्सन का एक इंपॉर्टेंट रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे। So first and important person is M.N. Roy, that is Manvendranath Roy, because he has given an idea for a constitution assembly and this idea was proposed in 1934।
इंडिया में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को गठन करना होगा, उसका आइडिया पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था। फिर उसमें एक कमेटी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर was the chairman of drafting committee of constitution। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो एक कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उनके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है दैट इज सचिदानंद सिन्हा, तो उनको एक टेम्पररी चेयरमैन बोल के उनको प्रिसाइड किया गया था। देन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as permanent chairman of the constitution assembly on 11 दिसंबर 1946। पहले असेंबली जो गठन किया गया था उसमें एक टेम्पररी चेयरमैन बोल के सचिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ये राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बोल के इलेक्ट किया गया था। एंड उसके साथ साथ जो एस.सी. मुखर्जी थे, दैट इज हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वाज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एंड देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी.एन. राव was a constitutional legal advisor। So ये सारे important persons है with respect to Constitution of India। Then next important point देखते हैं हम, that is the preamble of Constitution। Preamble of Constitution ये एक important है because it is known as the key of Constitution or the heart of Constitution। So इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गए कि जो preamble में जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उनका सही क्रम क्या है। तो उनका सही क्रम है सेवेराइन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस प्रियम्बल में। उसमें इंपॉर्टेंट पहला वर्ड है दैट इज जस्टिस। सो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इस प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। उसके बाद दूसरा वर्ड है दैट इज लिबर्टी, दैट मीन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज इक्वालिटी, equality of status and opportunity। And last important word is fraternity, that means dignity of individual and unity and integrity of nation। So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट मीन्स हम उसको बोल सकते हैं न्याय, स्वतंत्र, समता एंड बंधुता। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पर्सन को ग्रांट किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टार लिखा गया है दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये वर्ड ओरिजिनली जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मेंशन नहीं किए गए थे। यह बाद में 42 जो अमेंडमेंट हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को, उस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी इस वर्ड को प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। देन उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नंबर ऑफ कंट्री से सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जिसको हमने एक अलग अलग कंट्री से लिया है उसको हम देख लेंगे। सो पहला कंट्री है दैट इज यूनाइटेड किंगडम, दैट मीन्स इंग्लैंड। तो उनसे हमने क्या क्या लिया है, तो उनसे हमने लिया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, देन रूल ऑफ लॉ, देन सिंगल सिटीजनशिप, देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म एंड सीएजी। देन उसके बाद सेकंड कंट्री है दैट इज यूएसए। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, उनसे हमने लिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैन जुडिशरी रिव्यू। देन उसके बाद हमने लिया उनसे रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस। देन उसके बाद है प्रियम्बल, देन फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड फंडामेंटल राइट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है दैट इज कनाडा। तो उनसे हमने क्या क्या लिया है, तो उनसे हमने लिया फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर एंड एडवाइजरी और रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये सारा प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्री है एंड दैट कंट्री इज नोन एज आयरलैंड। सो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, उसमें फर्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। ये सारा प्रावधान हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नेक्स्ट है कंट्री दैट इज रशिया। तो रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रियम्बल का सम पार्ट्स। देन नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने लिया है
रिपब्लिकन सिस्टम, देन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो अभी हमने प्रियम्बल देखा था, तो प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी देखा, तो हमने ये फ्रांस कंट्री से लिया गया है। द नेक्स्ट कंट्री दैट इज जर्मनी, तो जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस, एंड नेक्स्ट वन इज द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। द नेक्स्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड। देन उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है दैट इज साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, एंड दैट एक्ट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उससे भी हमने बहुत सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। तो ये सारे पॉइंट को हम आने वाले सारे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आने वाले 2-3 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विथ आर्टिकल्स, ये अगर आपको पता चला तो सारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता चलता है। तो देखते हैं हम कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो यूनियन गवर्नमेंट है एंड उनका जो टेरिटरी होगा उसको आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट सेकंड सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में जो प्रावधान है उस प्रावधान को आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज पार्ट थर्ड नोन एज फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 4, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मेंशन किया है। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 4A नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज पार्ट 5th नोन एज द यूनियन। तो यूनियन से रिलेटेड आर्टिकल्स है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151। देन पार्ट 6 में बताया गया है स्टेट के बारे में। तो स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल्स है 152 से लेके आर्टिकल 237 तक। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 7 नोन एज द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 238। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, एंड उसके लिए आर्टिकल्स है आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 9 द पंचायत, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 253 ओ तक पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 9A, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243Z-G तक। देन नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9B, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 243Z-H से लेके आर्टिकल 243Z-T तक। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 10वां, उसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो इंडिया में उसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल 244 से लेके आर्टिकल 244A तक। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 11 विच डील्स विथ द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो उसमें आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 12, उसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A तक। देन नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 13वां, उसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 तक। देन नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 14वां, उसमें सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक। देन नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 14A, तो उसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 323A टू आर्टिकल 323B तक। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज पार्ट 15वां, उसमें इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329A तक। देन नेक्स्ट पार्ट है 16वां, उसमें स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल क्लासेस
उसके लिए आर्टिकल्स है 330 से लेके 342 तक। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज पार्ट 17वां, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिस्कस किया है आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक। देन नेक्स्ट पार्ट है 18वां, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक। देन नेक्स्ट पार्ट है उसमें मिसलेनियस है, उसमें आर्टिकल 361 से लेके 367 तक डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज पार्ट 20वां, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 368 में। देन नेक्स्ट पार्ट है 21वां, उसमें टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 369 से लेके आर्टिकल 392 तक। एंड लास्ट दैट मीन्स 22वां पार्ट है, उसमें शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स उसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल 393 से लेके आर्टिकल 395 तक। जो हमने देखा था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 26 नवंबर 1949 को फाइनली अडॉप्ट किया गया था, उसमें जो टोटल आर्टिकल्स थे वो सारे आर्टिकल्स टोटल 395 थे। तो ये सारे आर्टिकल्स अकॉर्डिंगली दिस पार्ट में डिवाइड किए गए। तो इसके आगे हम देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट राइट्स है उसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, तो उसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो आर्टिकल्स है वो सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के बारे में। टोटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उसमें से जो राइट्स टू प्रॉपर्टी था उसको कम किया गया। तो फिलहाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो वो कौन कौन से राइट्स है उसको हम देखते हैं। तो पहला राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, तो उसके लिए रिलेटेड आर्टिकल्स है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में मेंशन किया गया है। राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार। देन उसके बाद है राइट टू फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, उसके लिए आर्टिकल्स 19 से लेके आर्टिकल 22 तक प्रावधान दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके लिए आर्टिकल्स 23 एंड 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उसके लिए आर्टिकल्स है 25 से लेके 28 तक। देन नेक्स्ट राइट है दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो उसके लिए आर्टिकल 29 से लेके 30 तक है। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 32। ये जो आर्टिकल 32 है ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला था। तो ये सारे हो गए अपने फंडामेंटल राइट्स एंड उसके रिलेटेड ये सारे आर्टिकल्स। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दिस ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, दैट मीन्स ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे जस्टिफाइबल है। दैट मीन्स इसमें से अगर कोई हक या कोई राइट को अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता तो उसलिए वो पर्सन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में यह आर्टिकल्स 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये फंडामेंटल सारे राइट्स है वो सारे राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जस्टिफाइबल है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंट वन दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। उसमें बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है उसको हम देखते हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल है आर्टिकल 39A में दिया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबको समानता होगा और सबको फ्री लीगल सर्विस मिल सकती है, ऐसा 39A में बोला गया है। देन आर्टिकल 40 में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो विलेज में पंचायत होती है उसका गठन आर्टिकल 40 के अंदर किया जाता है। देन आर्टिकल 44 में बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 45, उसमें चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बोला गया है। देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 50, उसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल।
दैट मीन्स इनके लिए न्यायालय में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जैसे कि हमने देखा था सारे जो प्रिंसिपल्स है दैट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफाइबल है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसेबल है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में रखा गया है एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज 51A। इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बाद में एक ऐड की गई है, तो अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। These fundamental duties are added in the Constitution by 42nd Constitutional Amendment 1976, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में अडॉप्ट किया गया था या 1950 से पूरे कंट्री में लागू किया गया था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान नहीं था। सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी। उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में 4A में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था 51A। सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। So according to recommendation of this स्वर्ण सिंह कमेटी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया था। उसके बाद इन 2002 अकॉर्डिंग टू 86 अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडिंग कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ये बाद में ऐड किया। तो अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि पार्ट 4 में आर्टिकल 51A में। ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल है, दैट मीन्स इसके लिए न्यायालय में कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए ये ऑल दिस फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम द यूनियन। जो यूनियन गवर्नमेंट होता है उसके लिए प्रावधान दिया है पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंड उसके लिए आर्टिकल्स है 52 से लेके 151 तक। तो इस यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या होता है उसको हम डिटेल में देखते हैं। ये जो पार्ट 5 है उसमें टोटली 5 चैप्टर मेंशन है। तो उसमें से पहला चैप्टर है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन है पार्लियामेंट, देन थर्ड वन है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, चौथा है जुडिशरी एंड पांचवा है कैग से रिलेटेड। ये सारे चैप्टर्स को हम आने वाले सब्सिक्वेंट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तब तक हम देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एक होता है, देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे लोगों का यूनियन गवर्नमेंट बन जाता है। देन पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, तो पार्लियामेंट में बेसिकली प्रेसिडेंट, देन राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट में ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो देखते हैं हम जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें से जो पहला चैप्टर है दैट इज द एग्जीक्यूटिव। तो उसके रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 52, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 54 है, उसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 61, उसमें प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल के थ्रू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये प्रोसीजर मेंशन किया है। तो आर्टिकल 61 इसमें प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में प्रावधान दिया गया है। देन नेक्स्ट आर्टिकल है इंपॉर्टेंट दैट इज आर्टिकल 63, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 64, उसमें वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दैट मीन्स राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन कौन होता है, ऐसा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 64 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा प्रावधान है कि जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, इसलिए राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उनका गठन यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को ही किया जाता है, इसलिए उनका दैट मीन्स राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 76, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान दिया गया है। जनरली ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बोला जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम दैट इज चैप्टर 2 पार्लियामेंट के बारे में।
तो पार्लियामेंट में कौन कौन से प्रावधान है, तो आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बोला गया है कि पार्लियामेंट को कैसे फॉर्म किया जाएगा। देन आर्टिकल 80 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का गठन। देन आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन। देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 108। तो आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस किया जाता है। इसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू ज्वाइंट सिटिंग दो हाउस की होती है। दैट मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा का एक साथ जो सिटिंग होता है उसको हम ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। एंड उस सिटिंग का जो अध्यक्षता निभाई जाती है वो लोकसभा के चेयरमैन या लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस टेक्स प्लेस। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 112, उसके अकॉर्डिंगली जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है उसको ही हम बजट बोलते हैं, उसको पेश किया जाता है। देन उसके बाद आर्टिकल 114 है, उसमें अप्रोप्रिएशन बिल्स होता है। इसको अप्रूव होने के बाद जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से मनी निकालने का प्रावधान संसद को मिलता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें दैट इज आर्टिकल 115, उसमें सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल ग्रांट्स के बारे में प्रावधान दिया है। दैट मीन्स बजट में जो अमाउंट को मेंशन किया गया है उससे ज्यादा अगर अमाउंट लगी तो उसको सप्लीमेंट्री अमाउंट एंड एडिशनल अमाउंट बोला जाता है। तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 115 में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 3, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज अंडर आर्टिकल 123 there is a power of president to promulgate ordinances during recess of parliament. That means जब दोनों भी हाउसेस है हमारे पार्लियामेंट के दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, जब इनका कामकाज बंद होता है तब अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आया तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को राइट दिए गए कि वो ऐसा कोई ऑर्डिनेंसेस निकाल सकते हैं। बाद में जब संसद का कोई भी एक दैट मीन्स राज्यसभा या लोकसभा का कामकाज चालू हो जाएगा तो उस कामकाज में इस ऑर्डिनेंसेस को पास करके लेना पड़ता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट राइट दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन उसके बाद चैप्टर 4 है, उसको हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम चैप्टर 5, उसमें सीएजी का प्रावधान दिया गया है। सीएजी मीन्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनके लिए आर्टिकल 148 में प्रावधान दिया गया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं हम चैप्टर 4 दैट इज यूनियन जुडिशरी। तो उसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 124, उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है उसका गठन किया जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 126, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए प्रावधान है। देन नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 126, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए प्रावधान दिया गया है। देन नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 129, उसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं एंड वो सारा रिकॉर्ड जो हाई कोर्ट होता है या हर एक स्टेट के जो हाई कोर्ट या बाकी के कोर्ट होते हैं उनके लिए वो यूजफुल होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज आर्टिकल 137, उसमें रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स पार्लियामेंट जो भी जजमेंट्स या ऑर्डर्स पास करती है तो उसको रिव्यू करने का राइट ये सुप्रीम कोर्ट को होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 143, उसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई सब्जेक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का अगर राय लेना होगा तो वो उसके लिए प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो भी उनको सजेशंस देंगे या उनको जो भी कुछ कंसल्ट करेंगे तो उसको कंपलसरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर वो बाइंड नहीं है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेट्स के बारे में। तो स्टेट्स के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है उसमें जो आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक स्टेट के बारे में प्रावधान दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या होता है तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट वन दैट इज गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया में जो इमरजेंसी लगाया जाता है तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 352,
उसके अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है इंडिया में। जब इंडिया में सपोज फॉर एग्जांपल कोई इंडिया में या इंडिया का कोई पार्ट में थ्रेटन किया गया वो बाय वॉर और बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबिलियन, तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 356। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। दैट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट रन नहीं हो रहा है तो उसमें आर्टिकल 356 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 360, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में ये आर्टिकल है दैट इज 360। उसमें बोला गया है कि सिचुएशन इन विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट्स ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन, तब उस पार्ट में या इंडिया में या कंट्री में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। देन आर्टिकल 356 उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एंड दूसरा एक आर्टिकल है यहाँ पे आर्टिकल 365, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में ही है। देन नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 360, उसके थ्रू फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं हम सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि कौन से आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया गया है। उसमें पहला एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 17। उसमें बोला गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल राव बहादुर, खान बहादुर, ऐसे जो टाइटल्स थे पहले ब्रिटिश के टाइम पे, उसको अब नहीं दिया जाता, लेकिन जो भारत रत्न या पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे टाइटल्स को हम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 21A। उसमें राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में बोला गया है। तो उसमें बोला गया है कि 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक जितने चिल्ड्रंस होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 23। उसमें दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 72। उसमें पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। दैट मीन्स किसी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पनिशमेंट मिलता है तो उनका पनिशमेंट को लो करने का पावर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, तो उसको आर्टिकल 72 में डिस्कस किया गया है। उनके साथ साथ आर्टिकल 161 में ऐसा पावर जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको भी दिया गया है। दैट इज इन आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में मेंशन किया गया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 155। उसमें बोला गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। हर एक स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू बाय दिस आर्टिकल 155। देन आर्टिकल 169 इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला गया है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। हर एक स्टेट में अगर सपोज कोई नया लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना होगा तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 169 में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 280। उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन इंडिया में हर 5 साल के लिए क्रिएट किया जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 300A। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि अभी सीज किया है एज अ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो फंडामेंटल राइट्स देखे हमने उसमें राइट टू प्रॉपर्टी ये भी एक राइट था, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको अब कम करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंडर आर्टिकल 300A में रखा गया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 312। तो उसमें क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया है। इंडिया में अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना होता है तो उसको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323। उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी होगा या जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसके लिए आर्टिकल 315 से लेके 323 तक प्रावधान है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। जो भारत का इलेक्शन कमीशन है उसके लिए प्रावधान आर्टिकल 324 में दिए गए।
देन नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 368, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना होगा, सुधार करना होगा, तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 76, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया में। देन नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 165, उसमें एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है जो कि स्टेट लॉ ऑफिसर होता है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 148, उसमें सीएजी दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके ऊपर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आगे देखते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में जितने जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए उनको हम अब डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज 7th अमेंडमेंट जो कि 1956 में लागू किया गया था। उसमें बोला गया है कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। एंड उसके लिए जो आर्टिकल 350A है उसमें ऐसा बोला गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगा वो एजुकेशन मदर टंग में ही प्रोवाइड किया जाएगा। किनके लिए? द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, जिनको हम भाषिक अल्पसंख्यक बोल सकते हैं। ऐसा जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में जो प्राइमरी एजुकेशन होगा वो प्राइमरी एजुकेशन उस ग्रुप का जो मदर टंग होगा उस मदर टंग में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 350A में रखा गया अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज 42 अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था। तो उसमें क्या किया, जो एजुकेशन ये सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। एजुकेशन ये सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट में था जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं, वहां से उठा के उसको कॉन्करेंट लिस्ट में दैट मीन्स समवर्ती सूची में रखा गया अकॉर्डिंग टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था। हमने देखा था कि जनरली यहाँ पे 3 लिस्ट होती है, दैट इज सेंट्रल लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट होता है उसमें जो भी कुछ सब्जेक्ट है तो उसके रिलेटेड जो भी राइट होगा वो सेंट्रल को दिया जाता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जो राइट होता है वो स्टेट को होता है। एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके राइट्स सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों को होता है, लेकिन सेंटर का राइट सबसे ऊपर होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज 86 अमेंडमेंट जो कि 2002 में किया गया था। उसमें बोला गया है प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन। तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A देन 51A के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किए गए। सो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए राइट टू एजुकेशन के बारे में, इसलिए ये अमेंडमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2005 में उसका एक्ट आया था। दैट इज रिजर्वेशन इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर SCs, STs एंड OBC स्टूडेंट्स। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें जो SC, ST एंड OBC स्टूडेंट्स होंगे उनको जो रिजर्वेशन रखा गया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2005 में उसका एक्ट आया था एंड इसको लागू किया गया 2006 से। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है रिलेटेड टू एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल फॉरेंसिक सर्च। थैंक यू।